अपनी जान दे दूंगी या फिर उसकी जान ले लूंगी जो मेरा सुहाग छीनने की कोशिश कर रही है। कि अगर तुमने जसवंत का पीछा ना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लोगे तुम? मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर कातिल के हाथ में हथकड़ियां डालने का कानून है और मैं इसी कानूनी हक का इस्तेमाल करते हुए आपको तवाइफ रानी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, यह है डॉक्टर सतीश का ऑफिस। अच्छा। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर सतीश के साथ इतने दिनों काम करते हुए आप उनके काफी करीब आ गए होंगे। आप बता सकते हैं कि वो कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन क्या? उन्हें समझना बहुत मुश्किल है, या ये कहिए कि हम उन्हें अच्छी तरह समझ नहीं पाए। क्या मतलब? साहब, मतलब यह कि शुरू शुरू में तो बहुत लगन से काम करते रहे, पूरा पूरा वक्त अस्पताल में रहते थे, लेकिन फिर क्या? और फिर कुछ दिनों के बाद वो हर रोज शाम को हॉस्पिटल से गायब रहने लगे। कभी कभी तो हमें उनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करनी पड़ती थी। अच्छा, ये सब कब से होने लगा था? दरअसल जब से उस लड़की के फोन आने लग गए थे। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि फोन लड़की का ही था? क्योंकि कई बार मैंने ही फोन रिसीव करके उन्हें दिए थे। कौन थी वो लड़की? साहब, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। फोन आने पर उनका रिएक्शन कैसे होता था? साहब, शुरू शुरू में तो फोन आने पर उनका चेहरा खिल जाया करता था, लेकिन बाद में क्या? वो टेलीफोन लेने से इनकार कर दिया करते थे। और अगर गलती से कभी खुद वो फोन उठा लिया करते थे तो काफी भड़क भी जाया करते थे। फिर क्या, जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाना, नाराज हो जाना, कुछ उनकी आदत सी बन गई थी। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता दूं कि वो लड़की यहाँ पर भी आ चुकी है, बुर्के में। फिर तो आपने उसे अच्छी तरह से देखा होगा। नहीं जी, कहाँ देखा अच्छी तरह से, लेकिन ये जरूर अंदाजा हुआ कि वो लड़की अच्छी खासी खूबसूरत है। और उस लड़की को हम यहाँ पर देखकर समझ गए कि मामला काफी आगे बढ़ चुका है। और उसके बाद से डॉक्टर साहब कुछ खोए खोए से रहने लगे। क्या आप बता सकते हैं इसकी वजह? बदनामी का डर। वो चाहते थे कि लड़की उनका पीछा छोड़ दे, और वो लड़की उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये हमारी फीलिंग है। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, 12 दिसंबर की कत्ल वाली रात भी फोन आया था? आया था साहब, जरूर आया था। हवलदार, डॉक्टर साहब, क्या आप इस चाकू को पहचानते हैं? जी हाँ, डॉक्टर सतीश का एम्पुटेशन सर्जिकल नाइफ। आप कैसे जानते हैं कि ये चाकू डॉक्टर सतीश का ही है? डॉक्टर साहब अक्सर इससे ऑपरेशन करते थे और हम साथ में होते थे। अच्छा, ये चाकू अमूमन कहाँ रखा जाता था? उस ड्रॉर में। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ये देखिए, उस ड्रॉर में, इस डिब्बे में डालकर। डॉक्टर सतीश खन्ना, मर्डर्स प्रोस्टिट्यूट रानी। डॉक्टर सतीश ने रानी का खून, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया सतीश? कुछ नहीं यार, तुम जाओ, आराम करो। तुम यहाँ बंद हो और मैं घर जाकर आराम करूं, ये कैसे हो सकता है? आखिर बताओ तो सही, ये किस्सा क्या है? कहा ना कुछ नहीं, तुम आराम करो, जाओ।
प्लीज। देखो सतीश, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते। जब हालात और सबूत कह रहे हैं कि कत्ल मैंने ही किया है, तो मैंने ही किया है। तुम कुछ भी कहो सतीश, मैं ये नहीं मान सकता। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? मैं तो मान रहा हूं ना। ओह मिस्टर जसवंत, आइए आइए बैठिए। जी मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल रात जो रानी नाम की तवाइफ का कत्ल हुआ है वो मैंने किया है। ओ अच्छा अच्छा, तो वो कत्ल आपने किया? जी हाँ, और जिसे आपने बंद कर रखा है वो बिल्कुल बेकसूर है। अच्छा एक बात बतलाइए मिस्टर जसवंत, ये कत्ल आपने कैसे किया? जी अपने हाथों से गला दबाकर। गला दबाकर। कब? कल रात को। कल रात को आपने ये कत्ल कितने बजे किया? जब मैं अपने जुर्म का इकबाल कर रहा हूं तो कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं मुझसे? इसलिए कि किसी को भी कातिल साबित करने के लिए अदालत में सबूत पेश करने पड़ते हैं, और असल कातिल सबूत के साथ हमारी हिरासत में है। मगर मैं जानता हूं डॉक्टर सतीश खन्ना आपके गहरे दोस्त हैं, और आप ही की वजह से उन्होंने इस समाज में इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। मगर अफसोस मिस्टर जसवंत, आपका इकबाल जुर्म भी उसे नहीं बचा सकता। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना, यह कुर्बानी काबिल तारीफ है, मगर ये जज्बा भी उसे नहीं बचा सकता। हम क्या करें, कानून के हाथों हम मजबूर हैं। एक और बात, आपको अभी तक झूठ बोलना नहीं आता। आई डोंट बिलीव इट। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि डॉक्टर सतीश कत्ल भी कर सकता है, और वो भी एक तवाइफ का। मेरी इन दो मुलाकातों में वो मुझे एक सीधा साधा और काम से काम रखने वाला आदमी लगा था। सर, आपने तो सुना ही होगा, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। मिली, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। बिंदु यही विश्राम करता है सर। रियलाइज द पॉइंट। ये इश्क का चक्कर आदमी को घनचक्कर बना देता है। वैसे एक बात पक्की है सर, ये डॉक्टर सतीश बड़ा ही डफर आदमी निकला। वो कैसे पाशा? किसी को अपने चक्कू से मारने की क्या जरूरत थी सर? अगर मैं उसकी जगह होता, पता है मैं क्या करता सर? क्या? मैं उस लड़की को कुछ दवाई खिला देता, वो बीमार पड़ जाती, फिर मेरे पास आती इलाज के लिए। मैं उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाता और फिर खत्म कर देता सर। साहब, जस्टिस साहब आए हैं। हाँ, बुलाओ उन्हें अंदर। जीनियस। आओ जसवंत, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं मैं किस लिए आया हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि तुम अपने दोस्त डॉक्टर सतीश की डिफेंस के बारे में मुझसे बात करने आए हो। सतीश मेरे बचपन का दोस्त है। मैं नहीं जानता क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं, सतीश किसी का खून नहीं कर सकता। जसवंत, खुद मेरे ख्याल में भी वो किसी का खून नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताओ, वो कहता क्या है? यही तो सारी मुश्किल है यार। ना वो कुछ कहता है, ना बोलता है, ना ही कोई बयान देने को तैयार है। जसवंत, ऐसे में मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? तुम उसका डिफेंस जरूर करोगे। जसवंत, जब वो खुद कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उसके लिए करूंगा क्या? भाई, जो कुछ मैंने अखबार में पढ़ा है उसके मुताबिक कोई भी वकील उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम फिर भी उसका केस लड़ोगे मेरी खातिर। पैसे की बिल्कुल परवाह मत करना, तुम्हें हर हाल में उसे बचाना है। प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं ये केस जरूर लड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पूछता हूं, ये तू क्या कर रहा है सतीश? ये तो मैं आज भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं ये खून तूने नहीं किया, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आती, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सतीश, तुझे तो खुश होना चाहिए,
विजय सक्सेना जैसा वकील तेरा केस लड़ रहा है। प्लीज प्लीज फॉर गॉड से प्लीज कोऑपरेट विद हिम। वो तुझे जरूर बचा लेगा। बार बार एक ही सवाल करके मेरी मौत को और मुश्किल मत बनाओ। इस केस के बारे में ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूं और ना ही कुछ सुनना चाहता हूं। मेरी खातिर भी नहीं यार तेरी खातिर तो मैं जान भी देने को तैयार हूं। तो तुझे कसम है मेरी दोस्ती की। कोई कसम नहीं। अगर तू वाकई मुझे अपना दोस्त समझता है तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। Proceed, Mr. Public Prosecutor. योर ऑनर, ऐसा क्लीन कट केस शायद ही अदालत में पहले कभी आया हो। मुलजिम सतीश खन्ना जो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है, गौर फरमाइए ऑनर, एक डॉक्टर जिसका काम है लोगों की जान बचाना, लेकिन यह आदमी लोगों की जान बचाने की बजाय खुद लोगों की जान लेता है योर ऑनर। इसलिए इस केस के बारे में ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के पास आलय कत्ल के मोटिव के अलावा खुद मुलजिम का इकबाल जुर्म मौजूद है। मुलजिम सतीश खन्ना, आपका कोई वकील? मेरा कोई वकील नहीं योर ऑनर, और मुझे किसी वकील की जरूरत भी नहीं है। अदालत कानून के तकाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कानून कहता है कि मुलजिम को अपनी सफाई के लिए वकील मिलना ही चाहिए। यदि किसी वजह से वो खुद वकील नहीं कर सकता तो स्टेट उसके लिए वकील मुकर्रर करेगी। इनका वकील है योर ऑनर। योर ऑनर, मुलजिम सतीश खन्ना का वकील मैं हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है तो क्यों मेरे सर पर वकील थोपा जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं इन्हें मेरा वकील किसने मुकर्रर किया है। योर ऑनर, इनके डिफेंस के लिए मुझे मिस्टर जसवंत ने अपॉइंट किया है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनकी जज्बाती बातों को नजरअंदाज करते हुए मेरा वकालतनामा कबूल किया जाए। योर ऑनर, इस असाइनमेंट को कबूल करके मुलजिम के वकील की हैसियत से आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। इसलिए मैं इस अदालत से डिफेंस की तैयारी के लिए 15 दिन की मोहलत की दरख्वास्त करता हूं। टाइम ग्रांटेड। आई एम ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। थैंक यू। इस बार फंसा है मेरा यार चक्की के दो पाटों में। क्या मतलब सर? मतलब यह है इंस्पेक्टर शक्ति सिंह कि इस बार उसके पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे तो यह भी सुनने में आया कि डिफेंस का क्लाइंट भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। इस बार ना तो कोई उसकी काबिलियत चलने वाली है और ना ही कोई गिमिक। कहते तो आप ठीक हैं सर, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं। उसका नाम है विजय सक्सेना। वो कब क्या अपनी झोली से कुछ निकाल दे कुछ पता नहीं। इस बार भी उसकी झोली में हवा के सिवा कुछ नहीं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, और वो भी मैं इस अदालत में सरका दूंगा। बेस्ट ऑफ लक सर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप समझते क्यों नहीं है? मैं फिर भी आपसे बार बार यही पूछूंगा कि इतवार 12 दिसंबर की रात को हुआ क्या था। डॉक्टर सतीश, ये मेरी आपसे गुजारिश है, उस रात के पूरे वाकयात मुझे सच सच बता दीजिए। आपका वकील होने के नाते ये सब कुछ जानना मेरा हक है। जब मुझे वकील चाहिए ही नहीं तो बार बार आप मुझ पर जोर क्यों डाल रहे हैं? डॉक्टर सतीश, क्या आप ये जानते हैं कि कोई बयान न देकर आप खुद ये साबित कर रहे हैं कि कातिल आप हैं? ये खुदकुशी है डॉक्टर सतीश, दिस इज सुसाइड। और इस तरह खामोश रहकर जान देने से आप अपने नोबल प्रोफेशन को दागदार बनाएंगे, अपने नाम पे धब्बा लगाएंगे और अपने दोस्त और अपने मोहसिन के नाम पर कीचड़ उछालेंगे। डॉक्टर सतीश, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आपका डिफेंस करूंगा कैसे? अगर आप मेरे हाथ पैर इस खामोशी की रस्सी से बांध देंगे तो मैं अदालत में आपका केस लड़ूंगा कैसे? देखिए मिस्टर विजय, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, आप बेकार में अपना सर एक पत्थर से टकरा रहे हैं।
छोड़ दीजिए ये केस जिसमें यकीनी आपकी हार है। आप एक डॉक्टर हैं। अगर आपसे कोई मरीज ये कहे कि मुझे मरने दीजिए, तो क्या आप मर्सी किलिंग में उसका साथ देंगे? मरने देंगे उसे? नहीं ना। इसी तरह डॉक्टर सतीश, मैं एक वकील हूं, और आप मेरी मदद करें या ना करें, मैं आपको यूं खुदकुशी करने नहीं दूंगा। देखिए मिस्टर विजय सक्सेना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ठीक है डॉक्टर सतीश, आप भी मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। मैंने आपका केस अपने हाथ में ले लिया है, और पीछे हटना मेरी फितरत नहीं है। मैं जीत और हार की परवाह किए बगैर आपका केस लड़ूंगा, और अब यह आप पर है कि आप मेरा रास्ता आसान करते हैं या मुश्किल। सी यू। वकील साहब, हम तो ये बात मान ही नहीं सकते कि डॉक्टर सतीश कत्ल कर सकते हैं, लेकिन मानना पड़ता है, मजबूरी है, हालात ही ऐसे हैं। एक बात बताइए जी, डॉक्टर सतीश किस टाइप के आदमी है? मेरा मतलब है उनका मरीजों के साथ बर्ताव कैसा है? बहुत ही अच्छे आदमी थे साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और उनका बर्ताव मरीजों के साथ तो बहुत ही बढ़िया था। इसका मतलब है कि उनकी दिमागी हालत को नॉर्मल कहा जा सकता है? नहीं नहीं, यहाँ पर एक गड़बड़ है वकील साहब। क्या मतलब? वकील साहब, बात कहते हो शर्म आती है। जब से उनका चक्कर उस तवायफ से शुरू हुआ था ना, वो कुछ चिड़चिड़े से हो गए थे। बात बात पे गुस्से हो जाना, इरिटेट हो जाना, उनकी आदत सी बन गई थी। पहले पहले उस लड़की का फोन आने पर वो बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उस लड़की का फोन आने पर उनका पारा ही चढ़ जाता था। आपने इस बात से क्या अंदाजा लगाया? बड़ी सीधी सी बात है वकील साहब, ये तवायफ उनके गले पड़ गई थी, और उस स्कैंडल से बचने के लिए उसने उसे हमेशा के लिए गले से उतार दिया। ये हमारा अंदाजा है साहब। क्या आप दोनों के अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर सतीश इतने बेवकूफ आदमी हैं कि कत्ल के इरादे से जाते हुए वो वही खास चाकू लेकर गए, और कत्ल करने के बाद वही खास चाकू लाश की छाती में उतारकर छोड़ा है? वकील साहब, इसके बारे में भला हम क्या बता सकते हैं? ठीक कहा आपने। बस एक आखिरी सवाल। पूछिए। आप दोनों के अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर सतीश की मुसलसल खामोशी का राज क्या है? उन्होंने न अब तक कोई बयान दिया, और ना ही वो अपनी सफाई के लिए कोई वकील करना चाहते हैं। बात बहुत साफ है वकील साहब, वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि हर गवाह, हर सबूत उन्हें मुल्जिम ठहरा रहा है। क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? वो जिन हाथों से लोगों को जिंदगी दिया करते थे, आज उन्हीं हाथों से जिंदगी ले ली। अपने दोस्त और अपने पेशे के नाम पर बदनुमा धब्बा बन चुके हैं वो, और अब खामोशी इख्तियार करके हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू टू। थैंक यू। भाभी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता के लिए जो भी किया है उसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस युग का लक्ष्मण जो भी अपनी भाभी के लिए कर रहा है वो शायद मुझे भागन के सिवा और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि तुमने इस युग में भी लक्ष्मण का दर्जा पा लिया है। अफसोस तो सिर्फ ये है कि हम दोनों ही राम और सीता ना बन पाए। हालात और सबूत कह रहे हैं कि कत्ल मैंने ही किया है, तो मैंने ही किया है। सर, पानवाला नौकरानी और पड़ोसियों से पूछताछ के बाद यही अंदाजा होता है कि डॉक्टर सतीश ने ही कत्ल किया है। आपने अपने दोस्त जसवंत के लिए
ये केस ले तो लिया, मगर ऐसे लगता है कि ये केस हमारी तमाम रेपुटेशन को खत्म कर देगा। बिली, तुम हार और जीत के बारे में मत सोचो। अगर सोचना ही है तो यह सोचो कि आखिर डॉक्टर सतीश 1000 कोशिशों के बावजूद चुप क्यों है? वो कुछ बोलता क्यों नहीं? हर आदमी अपने अपने तरीके से उसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो चुप है। मुझे यकीन है कि किसी तरह अगर मैं उसकी खामोशी तोड़ने में कामयाब हो गया तो इस केस का रुख पलट जाएगा। उसकी खामोशी में हजारों दास्तानें छुपी हुई हैं। सर, मैं तो ये सोच रही हूं कि कल कोर्ट में क्या होगा। कोर्ट में? योर ऑनर, मुल्जिम सतीश खन्ना, जो आज पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है, कभी एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक यतीम और बेसहारा लड़का था। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जसवंत की मेहरबानियों ने इसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ना सिर्फ लंदन और अमेरिका भेजकर इसे आला तालीम दिलवाई, बल्कि इसके वापस आते ही इसे हेड ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट भी बना दिया। यही नहीं योर ऑनर, इसको सर्जिकल डिपार्टमेंट खोलने के लिए लाखों का फाइनेंस भी मुहैया किया। लेकिन मुल्जिम सतीश खन्ना इतनी शोहरत, इतनी दौलत और इतनी कामयाबी हजम ना कर सका और धीरे धीरे यह वैश्याओं के कोठों के चक्कर काटने लग गया। इसी सिलसिले में इसकी रानी नाम की एक तवाइफ से मुलाकात हुई और यह उसके इश्क के चक्कर में पड़ गया। इश्क के सौदे में इसे अपनी इज्जत, अपनी शोहरत और अपना रुतबा खतरे में नजर आने लगा। योर ऑनर, पहले मामूली तकरार और फिर बात झगड़े की नौबत तक पहुंच गई। मकतूल रानी की वक्त बेवक्त धमकियों से मुल्जिम सख्त परेशान रहने लगा और अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि मुल्जिम तो कंबल को छोड़ना चाहता था, लेकिन कंबल ने उसे बहुत बुरी तरह जकड़ रखा था। और एक दिन यह नौबत यहां तक पहुंच गई योर ऑनर कि मुल्जिम सतीश खन्ना ने मकतूल रानी का खून कर दिया। यह कत्ल गैर इरादी तौर पर हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं किया गया योर ऑनर, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया गया है। आला कत्ल जो मुल्जिम सतीश खन्ना मकतूल रानी के घर जाते हुए अपने साथ लेकर गया था, वो एग्जिबिट 1 के तौर पर अदालत में मौजूद है। यह खास किस्म का सर्जिकल नाइफ है योर ऑनर, जो एम्पुटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाकू लगते ही मकतूल रानी इतनी जोर से चिल्लाई योर ऑनर कि मुल्जिम सतीश खन्ना उसी घबराहट की हालत में चाकू उसके सीने में छोड़कर वहां से भाग निकला। यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है योर ऑनर, जो एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया गया है, क्योंकि मुल्जिम सतीश खन्ना यह बात अच्छी तरह जानता था कि मकतूल रानी को कत्ल किए बगैर वो उस स्कैंडल से नहीं बच सकता जो उसकी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी था। अब मैं अपने बयान को साबित करने के लिए चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है डॉक्टर भट्टाचार्य। 12 दिसंबर की रात रानी नाम की जिस तवाइफ का मर्डर हुआ, उसका पोस्टमार्टम आप ही ने किया था? जी। क्या आप अदालत को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा जरा तफसील से बताएंगे? कत्ल रात को 9 और 9:30 के दरमियान हुआ था और मौत चाकू के किए गए एक ही वार से हुई थी, क्योंकि चाकू की नोक दिल को चीरती हुई निकल गई थी। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions at this moment, Your Honor. But I reserve the right to call him at a later stage. इस बात को नोट कर लिया जाए। डॉक्टर भट्टाचार्य, आप जा सकते हैं। Your Honor, मेरा अगला गवाह है मकतूल रानी की मुलाजिमा रंबा। तुम मकतूल रानी के यहां कितने सालों से काम कर रही हो? 10 साल से, जब हम छोटे से थे। लाश को सबसे पहले तुम ही ने देखा था? हाँ जी, हम ही ने देखा था। कितने बजे? वो रात के 12 बजे। रंबा, जो आदमी तुम्हारी मेम साहब से मिलने आया करता था, क्या तुमने उसे कभी देखा था? बोलो रंबा, डरो नहीं। वो एक बार देखा था। उस दिन सिनेमा की बिजली फेल हो गई थी
और हम जरा जल्दी लौट आए थे, तो उस दिन हमने वो उन साहब को गाड़ी में बैठते देखा था। रबा, जिस आदमी को उस दिन तुमने गाड़ी में बैठते हुए देखा था, क्या वो इस अदालत में मौजूद है? कौन है वो? वो सामने खड़े हैं जो। एक्सक्यूज मी, योर विटनेस। क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि उस रात जिस आदमी को आपने देखा था वो यही है? यही है। तो गाड़ी में ये अकेले थे या इनके साथ कोई और भी था? गाड़ी में एक साहब पहले से बैठे थे, पर उनको हम नहीं देख सके। सच कहते हैं, कसम ले लो। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है रमेश पान भंडार वाला बनारसी लाल। वो जो साहब सामने खड़े हैं, इनको पहले कभी तुमने देखा है? जी हाँ। कब देखा था? जो रात रानी बाई का खून हो रहे, वही रात हमने इन साहब को देखा। बहुत हड़बड़ी में घर से बाहर निकले थे। नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। बनारसी लाल जी। यह आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है, रानी के घर से निकलते हुए तुमने इसे पहले भी देखा था या उसी दिन? राम झूठ ना बोला मालिक, पहले कभी नहीं देखा। दैट्स ऑल योर ऑनर। तुम जा सकते हो बनारसी लाल। योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह के तौर पर मकतूल रानी बाई के पड़ोसी श्री प्रदीप ढोलकिया को पेश करता हूं। 12 दिसंबर की रात, जिस दिन मकतूल रानी बाई का कत्ल हुआ, उस दिन आपने उनके घर से झगड़े की आवाजें तो सुनी होंगी। जी हाँ, जी हाँ। उन्हीं झगड़ों की आवाज से तो मैं बाहर निकला था। फिर आपने क्या किया? झगड़े की आवाज सुनकर मैं अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि इतने में रानी बाई के घर से जोरदार चीख सुनाई दी, और साथ ही ये साहब जल्दी जल्दी उनके घर से उतरे और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। That's all, Your Honor. Your witness, please. ढोलकिया साहब जी। झगड़े की आवाजें और चीख को सुनकर आप मकतूल रानी के घर तो जरूर गए होंगे, यह देखने के लिए कि वहां गड़बड़ी क्या हुई है। माफ कीजिए वकील साहब, मैं ऐसी धंधे वाली औरतों से बहुत दूर रहता हूं। यह तो हमारी मजबूरी है कि वो हमारे पड़ोस में आके रहने लगी। तो इसका मतलब यह है ढोलकिया साहब कि इस आदमी के घर से निकलने के बाद आपने रानी बाई को मरा हुआ नहीं देखा। कमाल है वकील साहब, जब मैं घर के अंदर गया ही नहीं तो उसे मरा हुआ या जिंदा देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। योर ऑनर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस आदमी के घर से निकलने के बाद रानी बाई जिंदा थी या मरी हुई। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अदालत से अपने अगले गवाह डॉक्टर संपत को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। 12 दिसंबर की रात, जिस दिन मकतूल रानी का कत्ल हुआ, आप कहां थे? हॉस्पिटल में। और मुलजिम सतीश? वो भी वहीं पे थे। साहब, बात ये थी कि उस दिन उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किया था जिसमें 6-7 घंटे लग गए थे। जब थिएटर से बाहर आए तो बहुत थके हुए थे। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। इतने में अचानक एक फोन आया। किसी औरत का फोन था। फोन सुनते ही बहुत परेशान हो गए। फोन रखा, चाय छोड़ दी, बैग उठाया और बाहर चले गए। तो आपका कहने का मतलब कि उन्हें अक्सर किसी औरत का फोन आया करता था? जी हां, अक्सर आते थे। यानी कि वारदात वाले दिन जो फोन आया वो मकतूल रानी का था? साहब, आवाज तो वैसी ही थी। फिर अगले दिन अखबारों में पढ़ा कि रानी का कत्ल हो गया और उसके इल्जाम में डॉक्टर सतीश खन्ना को अरेस्ट कर लिया। योर ऑनर, बहुत अफसोस हुआ। एक नौजवान होनहार डॉक्टर एक तवाइफ के इश्क में बेमौत मारा गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर संपत जी। आप जसवंत सिंह हॉस्पिटल में 10-11 साल से काम कर रहे हैं। जी हां। मगर डॉक्टर सतीश को आते ही इंचार्ज बना दिया गया। आपने मिस्टर जसवंत की इस नाइंसाफी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? वकील साहब, यह तो किस्मत की बात है। हमने तो अपने मालिक की मर्जी के सामने खुशी से सर झुका दिया। डॉक्टर संपत, एक जूनियर डॉक्टर 6 ही महीने में आपको ओवरटेक करके चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ बना दिया गया।
इस पर आपको दुख तो जरूर हुआ होगा। सर वो आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं that the witness is hostile. ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। Thank you, Your Honor. डॉक्टर संपत जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने यह कहा था कि डॉक्टर सतीश मकतूल रानी के इश्क में मुब्तला थे। जी। यह आप कैसे जानते हैं? रानी के डॉक्टर खन्ना को अक्सर टेलीफोन आया करते थे और 2-1 मर्तबे बातचीत सुनने का मौका भी मिला। किसी पैरेलल लाइन पर? जी नहीं, एक दिन इत्तेफाक से डॉक्टर खन्ना के ऑफिस का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था। टेलीफोन पे वो क्या बातचीत कर रहे हैं सब बाहर सुनाई दे रहा था। इसका मतलब यह हुआ डॉक्टर संपत कि आपने सिर्फ डॉक्टर सतीश की ही आवाज सुनी, दूसरी तरफ से फोन पर कौन था उसकी आवाज आप नहीं सुन पाए होंगे। जी नहीं। इसका मतलब यह है डॉक्टर संपत कि आप यह कहना चाहते हैं कि डॉक्टर सतीश किसी से प्यार मोहब्बत की बातें फोन पे किया करते थे। जी हाँ, करते थे। डॉक्टर संपत जी। क्या आप रानी की आवाज को पहचानते हैं? जी हाँ। क्या आप रानी को जानते हैं? जी नहीं। अगर आप रानी को नहीं जानते तो उसकी आवाज को कैसे पहचान सकते हैं डॉक्टर संपत? अंदाजा है वकील साहब। अंदाजा? जी हाँ। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर संपत कि कोई और औरत रानी के नाम से डॉक्टर सतीश को फोन कर सकती हो? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। थैंक यू डॉक्टर संपत। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने वो खामोश गवाह पेश करूंगा जिसकी खामोशी भी चीख चीख कर मकतूल रानी के कातिल का नाम ऐलान करेगी। और वो खामोश गवाह है एग्जिबिट नंबर 1, ये बेजान चाकू योर ऑनर, दिस एम्पुटेशन नाइफ। डॉक्टर सतीश खन्ना, इस चाकू को तो आप बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे ना? आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मुल्जिम से ऐसा कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। हाँ, ये मेरा ही नाइफ है। इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर कि मुल्जिम सतीश खन्ना को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है कि यह चाकू उन्हीं का है। और यही वो चाकू है योर ऑनर जो मकतूल रानी के सीने से पाया गया था। और इस बात की तस्दीक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कर चुकी है। तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में इस शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती योर ऑनर कि मुल्जिम सतीश खन्ना ही मकतूल रानी का कातिल है। यानी कि एक जिंदगी बचाने वाले ने एक जिंदगी का खात्मा कर दिया योर ऑनर। मुल्जिम सतीश खन्ना की इस हरकत ने इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम ही नहीं किया योर ऑनर, बल्कि इनके दोस्त और मोहसिन मिस्टर जसवंत के किए कराए पर भी पानी फेर दिया है, जिन्होंने एक यतीम और लावारिस लड़के को प्रमोट करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं उठा रखी थी। इन्होंने कत्ल जैसा एक घिनौना जुर्म ही नहीं किया योर ऑनर, बल्कि एहसान फरामोशी की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इसलिए हालात की इस रोशनी में मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं, दरख्वास्त ही नहीं करता योर ऑनर, बल्कि मांग करता हूं कि मुल्जिम सतीश खन्ना को मुजरिम करार देकर सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इसके अंजाम से दूसरों को इबरत हासिल हो। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपने डिफेंस का पहला और आखिरी गवाह इस अदालत के सामने पेश करूं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन के इस खामोश गवाह के चेहरे, कमर या हाथों पर किसी के उंगलियों की निशानात पाए गए थे या नहीं? योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त शायद ये बात भूल रहे हैं कि डॉक्टर लोग चाकू का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों पर दस्ताने पहन लिया करते हैं। चूंकि इस केस में कातिल एक डॉक्टर था, इसलिए मैंने अदालत को बताना यह मुनासिब नहीं समझा कि आला कत्ल यानी कि चाकू पर मुल्जिम की उंगलियों के निशानात पाए गए थे या नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब योर ऑनर, यानी कि मेरे फाजिल दोस्त ये कहना चाहते हैं कि जब मुल्जिम सतीश खन्ना कत्ल के इरादे से निकले तो वे इस चाकू के साथ साथ अपने दस्ताने लेना भी नहीं भूले, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कत्ल करने के बाद दिल, जिगर या फेफड़ों का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़े। योर ऑनर, अब मैं अपना पहला और आखिरी गवाह इस अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं, और वो है इस शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर जसवंत। आप इस अदालत को सिर्फ यह बताएं कि डॉक्टर सतीश खन्ना किस किस्म के आदमी हैं। मेरा मतलब है, क्या वो ऐसा आदमी है जो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है?
जैसा कि प्रोसिक्यूशन अपने सबूतों और गवाहों के बयानात पर साबित करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल नहीं। सतीश एक बहुत ही काबिल, मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है। मैंने उसे किसी इमोशनल अटैचमेंट के कारण प्रमोट नहीं किया, बल्कि उसने यह मकाम अपने मैरिज के बिना पे हासिल किया है। देखिए जज साहब, मैं सतीश को बचपन से जानता हूं। मैंने उसे कभी भी जोश में होश खोते हुए नहीं देखा, और कत्ल जैसे संगीन जुर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। That's all, Your Honor. Your witness, please. मिस्टर जसवंत, मैं भी आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि मुलजिम सतीश खन्ना अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कहां जाते थे, क्या करते थे और किससे मिलने जाया करते थे, और क्या इन तमाम बातों की रिपोर्ट आपको डे टू डे मिलती थी? आई एम सॉरी वकील साहब, आपने बहुत ही अजीब सवाल किया है। सतीश मेरा दोस्त है, वो मेरे हॉस्पिटल का इंचार्ज भी जरूर है, मगर एक इंडिपेंडेंट आदमी है। उसने दिन भर में क्या खाया, क्या पिया, कहां गया, क्यों गया, इन सब बातों का हिसाब देना उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है। That's all, Your Honor. Your Honor, कत्ल के इस अजीब और गरीब मुकदमे में कई बातें काबिले गौर हैं, जिनकी तरफ मैं अदालत की तवज्जो खास तौर पर दिलवाना चाहता हूं। मुलजिम सतीश खन्ना, जिन पर कत्ल का यह मुकदमा दायर किया गया है, अपने बयान के तौर पर इस अदालत में उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, और उनकी यह खामोशी का मतलब इकरार जुर्म नहीं माना जा सकता। इन्हें मकतूल रानी को कत्ल करते हुए किसी चश्मदीद गवाह ने नहीं देखा। आलाए कत्ल पर इनकी उंगलियों के निशान भी नहीं पाए गए, और इनका बेदाग कैरेक्टर अपनी खामोश जबान से इनकी बेगुनाही की दास्तान दोहराता है। इन तमाम हालात की रोशनी में योर ऑनर, मैं इस अदालत से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं, और वो ये कि फैसला करते वक्त इन तमाम बातों के अलावा वो डॉक्टर सतीश खन्ना की जवानी और आउटस्टैंडिंग करियर को मद्देनजर रखें, क्योंकि इन जैसा क्वालिफाइड डॉक्टर इस देश के लिए वरदान है। अपनी बाकी मांदा जिंदगी में ये हजारों इंसानों को मौत के मुंह से निकालकर दोबारा जिंदगी दे सकते हैं यार। और सबसे आखिर में मैं इस अदालत को याद दिला देना अपना कानूनी फर्ज समझता हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुल्जिम ही का हक माना गया है। दैट्स ऑल योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम सतीश खन्ना ही इस कत्ल का असल मुजरिम है। वकील सफाई का अदालत को यह याद दिलाना कि बेनिफिट ऑफ डाउट पर मुल्जिम का ही हक है। शुक्रिया के साथ उनकी इस बात को मानते हुए भी यह अदालत मुल्जिम सतीश खन्ना को यह हक देने से इनकार करती है, क्योंकि जुर्म करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसके हाथ में चाकू जिंदगी बचाने के लिए दिया गया है, जिंदगी लेने के लिए नहीं। लिहाजा यह अदालत इसे एक संगीन जुर्म मानते हुए मुल्जिम सतीश खन्ना को मुजरिम करार देती है और उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम सतीश खन्ना ही इस कत्ल का असल मुजरिम है। वकील सफाई का अदालत को यह याद दिलाना कि बेनिफिट ऑफ डाउट पर मुल्जिम का ही हक है। शुक्रिया के साथ उनकी इस बात को मानते हुए भी यह अदालत मुल्जिम सतीश खन्ना को यह हक देने से इनकार करती है, क्योंकि जुर्म करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, जिसके हाथ में चाकू जिंदगी बचाने के लिए दिया गया है,
जिंदगी लेने के लिए नहीं। लिहाजा ये अदालत इसे एक संगीन जुर्म मानते हुए मुल्जिम सतीश खन्ना को मुजरिम करार देती है और उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। मेरा ख्याल है कि आज मैं तुम्हारी मुबारकबाद का हकदार हूं मिस्टर विजय सक्सेना। बेशक इंद्रजीत जी, ये केस तो आपने जीत लिया है। फिर मुबारकबाद देने में इतनी देर क्यों? इसलिए सर कि मेरे मौकिल को अभी फांसी की सजा हुई है, फांसी नहीं हुई। और आपको जो मैंने मुबारकबाद देनी है उसे मैं अमानत के तौर पर अपने पास रखता हूं, क्योंकि अगर वो मनहूस दिन आ गया तो आपकी अमानत आपको लौटा दूंगा। तुम्हें अब भी उम्मीद है मिस्टर विजय सक्सेना? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। आपने वो कहावत सुनी होगी, There's many a slip between the cup and the lip. एक बात तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते होंगे मिस्टर विजय सक्सेना, कि जब झूठी उम्मीदें टूटती हैं तो दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंद्रजीत सिंह जब कोई केस जीतता है तो उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। फिर भी सर, जब आपने इतना इंतजार कर ही लिया है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। गुड बाय। गुड बाय। क्या बात है सर, इतने अंधेरे में बैठे हुए हैं और एक लाइट भी नहीं जलाई? बिली, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो ये छोटी सी लाइट क्या रोशनी देगी? ओह, तो आप अभी तक उसी केस में उलझे हुए हैं। भूल जाइए सर, इस केस के फेट के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। नाव चप्पू के बगैर थोड़ी देर इश्क को खा तो सकती है, मगर किनारे नहीं लग सकती। जब आपका क्लाइंट खुद ही खुदकुशी करने पर तुला हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? सर, आप ये केस हारे नहीं, आपने एक हारा हुआ केस हाथ लिया है। और आप खुद ही कहते हैं कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर बिली, मैं हार और जीत के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं। मुझे सिर्फ एक ही चीज परेशान कर रही है और वो है उसकी मुसलसल खामोशी। एक आदमी जानता है कि एक एक पल उसे मौत की ओर ढकेल रहा है, लेकिन वो चुप है, खामोश है, कुछ नहीं कहता। अगर वो ये राज अपने सीने में लेकर फांसी की रस्सी से झूल गया ना, तो मैं अपने आप को जिंदगी भर नहीं माफ कर सकूंगा। मुझे अपने हार का कोई गम नहीं है। गम है तो सिर्फ इतना है कि बिला वजह एक अनमोल जिंदगी खत्म होने जा रही है। बिली, मुझे आज भी विश्वास है कि हमारी जीत और हार की गुमशुदा कड़ी उसकी खामोशी में छुपी है। खामोशी। क्या बात है सर? बिली, मैं आज फिर अंधेरे में तीर चलाने जा रहा हूं। विश मी लक। ये जवाब यहां देना चाहते हो या हवालात में? सरकार यही पूछ लो, मैंने कब मना किया? मैं तो तैयार हूं। आपकी हर बात मानते हुए भी न जाने क्यों मेरा दिल ये कह रहा है कि आप अब भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वकील साहब, ये तो आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। आपका कहना है कि रानी नाम की तवाइफ से उनका इश्क चल रहा था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? हमेशा उसका फोन आया करता था। हमेशा रानी ही के फोन आया करते थे, ये आप कैसे कह सकते हैं? किसी और के भी तो फोन हो सकते हैं, और फोन का मतलब है इश्क। इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे?
याद रखिए, आपके चुप रहने से या आपके कुछ छुपाने से या आपके एक झूठ से या आपके आधे सच से अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो आपकी आत्मा इस गुनाह का बोझ कभी नहीं उठा पाएगी। आपके एक सच और एक झूठ पर एक कीमती जिंदगी का दारोमदार है। मैं आप दोनों से अपने लिए कुछ मांग नहीं रहा हूं। डॉक्टर संपत, हो सकता है किसी मतलब से या किसी नफरत से आप ऐसा कर रहे हैं, मगर यह मत भूलिए कि इन तमाम जज्बों से कहीं कीमती है एक इंसान की जिंदगी। यह आखिरी मौका है डॉक्टर संपत, आखिरी मौका। अगर उसे फांसी की सजा हो गई तो वो तो जिंदगी भर के लिए चैन की नींद सो जाएगा, मगर आप जिंदगी भर चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराय तथा शरीराणि नवानि देहि नन्यानि संयानि। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? आप किस सिलसिले में आई हैं? जी, मैं विजय सक्सेना की असिस्टेंट हूँ और डॉक्टर सतीश की पर्सनल फाइल्स देखना चाहती हूँ। ओ आई सी, हियर वी आर। थैंक यू। ये सभी फाइलें सतीश जी की हैं और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे साथ वाले कमरे से बुला लीजिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर साहब, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? एक ख्वाहिश है कि मेरी चिता को आग मेरे दोस्त जसवंत सिंह के हाथों दिलवाई जाए, क्योंकि ये पौधा भी उसी के हाथ का लगाया हुआ है। डॉक्टर सतीश खन्ना की पर्सनल फाइल से मुझे ये पेपर मिला है। Yes? Stop it! Stop it! I'm sorry, sir. But this is the mockery of law and justice. जिस केस का ना सिर्फ अदालत फैसला कर चुकी है, बल्कि वो फैसला इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पर भी पहुंच चुका है, सर। और अब डिफेंस लॉयर मिस्टर विजय सक्सेना की अपील को मंजूर करना ना सिर्फ कानून का मजाक होगा, बल्कि अदालत की तौहीन होगी, सर। सच बात तो यह है, सर, कि मिस्टर विजय सक्सेना ने जिंदगी में पहली दफे हार का मुंह देखा है और ये अपनी हार से बौखला चुके हैं। आप माने या ना माने, सर,
लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि ये अपनी आदत के मुताबिक अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे। नो सर, अदालत का थोड़ा सा वक्त किसी भी इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। मैंने ये केस रीओपन करने की जो अपील की है सर, वो एक ऐसे फ्रेश एविडेंस की बिना पर है जो इस केस का रुख पलट सकता है। और ये एक ऐसी न्यू डेवलपमेंट है सर जिसे कानून और इंसाफ अपनी आंखें मूंद कर ओवरलुक नहीं कर सकता। और अभी अभी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैं हार से बुखला गया हूं, क्योंकि सर मैंने कानून का यह काला चोगा सिर्फ सच की लड़ाई लड़ने के लिए पहना है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैंने जीत और हार की परवाह कभी नहीं की। इनफ जेंटलमैन, इस केस में अपील मंजूर की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका फैसला आपकी बहस नहीं करेगी। यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली गई है। सो लेट मी डिसाइड। ओके, एम आई क्लियर? एंड फर्दरमोर, आप सिर्फ अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे एंड नो मोर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। आई एम सॉरी सर, चूंकि इस केस में पूरी छानबीन के बाद अदालत ने मुलजिम सतीश खन्ना को मुजरिम करार देकर फांसी की सजा दी थी, लिहाजा डिफेंस की अपील कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा मुजरिम सतीश खन्ना का इकबाल जुर्म भी अदालत में मौजूद है सर। मैं जानता हूं सर कि मुलजिम का इकबाल जुर्म अदालत में मौजूद है, मगर अदालत के रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुलजिम के बयान के नाम पर एक मुकम्मल खामोशी भी मौजूद है। और यह मेरा दावा है सर कि मैंने उस खामोशी का राज मालूम कर लिया है, और जिसे अदालत में पेश करना मैं अपना फर्ज भी समझता हूं और कानूनी हक भी। लेकिन सर, कोई भी दलील या फ्रेश एविडेंस मुजरिम के इकबाल जुर्म को काट नहीं सकता। लेकिन खुद कानून की किताबों का पहला सबक यह है सर कि चाहे 100 मुजरिम कानून के चंगुल से आजाद हो जाएं, मगर किसी एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इंसाफ और कानून की गर्दन पर किसी एक भी बेकसूर के कत्ल का इल्जाम आए। इसलिए आपसे मेरी यह दरख्वास्त है कि आप इस अपील को मंजूर करें। आप दोनों की दलीलें सुनने के बाद मैं मिस्टर डिफेंस लॉयर की अपील मंजूर करता हूं, और साथ ही साथ मैं आपको आगाह करता हूं मिस्टर विजय सक्सेना कि अगर कानून का मजाक और अदालत का टाइम वेस्ट हुआ तो आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई अंडरस्टैंड सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड इवनिंग। मिस्टर डिफेंस लॉयर, रानी मर्डर केस के सिलसिले में आप जो भी फ्रेश एविडेंस पेश करना चाहते हैं उसकी कार्रवाई शुरू कीजिए। मैं बड़े अदब से एक बात कहकर इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू करता हूं। योर ऑनर, यह अदालत इंसाफ का मंदिर है। इन्हें कत्लगाहें बनने से रोकना हम वकीलों का फर्ज है। यहां इंसाफ का व्यापार नहीं बल्कि इंसाफ की पूजा होती है, और इस अदालत की नजर में इंसानी जिंदगी से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। आज इस अदालत में जिस इंसान की जिंदगी दांव पर लगी है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की है योर ऑनर, जो जिंदा रहकर हजारों जिंदगियों को बचाने की तौफीक रखता है। इसे मौत के मुंह में ढकेलने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेना हमारा फर्ज है। इसलिए आज मैं ताजी शहादतों को इस अदालत में पेश करके यह साबित करूंगा योर ऑनर कि मेरा मौकिल बेकसूर है और उसने यह कत्ल नहीं किया। इजाजत है। यस योर ऑनर। इस सिलसिले में मेरा पहला गवाह है डॉक्टर भट्टाचार्य। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा है कि मकतूल रानी की फौरी मौत की वजह एक चाकू का वार था। क्या आप इस अदालत को यह बता सकते हैं कि यह चाकू का वार लेफ्ट से राइट की तरफ को था या राइट से लेफ्ट की तरफ को? जी, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्या आप यह यकीन से कह सकते हैं? जी हाँ, मैं पूरी यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ये वार राइट से लेफ्ट की तरफ किया गया होता तो मकतूल की इंस्टेंट मौत ना होती। डायरेक्शन दूसरी तरफ होने से चाकू की नोक दिल तक पहुंच सकती है। योर ऑनर,
मैं अदालत के 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि इस केस के सिलसिले में मैं एक बहुत ही अहम पॉइंट को प्रूव करना चाहता हूं। इजाजत है? थैंक यू योर ऑनर। बादशाह, ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या हो रहा है मिस्टर डिफेंस लॉयर? मैंने सुन रखा था कि आप कोर्ट को रंगमंच में तब्दील कर देते हैं, लेकिन ये तो हद ही हो गई। योर ऑनर, मैंने अदालत से सिर्फ 2 मिनट का टाइम मांगा था, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये 2 मिनट जाया नहीं होगा। आप तसव्वुर कीजिए कि यह पुतला मकतूल रानी का है और ये आला कत्ल। अब मैं अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से वार करूंगा। योर ऑनर, अब मैं अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड से वार करता हूं। आप ये अच्छी तरह देख सकते हैं योर ऑनर कि दोनों वारों का रुख अलग अलग है, यानी कि लेफ्ट हैंड से मारा गया चाकू लेफ्ट टू राइट की तरफ है और राइट हैंड से मारा गया चाकू राइट टू लेफ्ट की तरफ है। दैट्स ऑल योर ऑनर। पाशा, टेक इट अवे। यस सर। डॉक्टर भट्टाचार्य, इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद क्या आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचते कि वार करने वाला लेफ्ट हैंडर था? वेल, एन मुमकिन है। एन मुमकिन नहीं बल्कि यकीनन डॉक्टर भट्टाचार्य। और अब आपसे एक आखिरी सवाल। अगर कोई राइट हैंडर इस चाकू को अपने लेफ्ट हैंड में लेकर मारता तो क्या वो वार दिल को पंक्चर कर सकता था? जरा सोच के बोलिएगा डॉक्टर भट्टाचार्य। नो सर, जो आदमी राइट हैंडेड होता है उसके लेफ्ट हैंड में इतनी ताकत नहीं होती। सिमिलरली, जो लेफ्ट हैंडेड होगा उसके राइट हैंड में इतनी ताकत नहीं होगी जितनी लेफ्ट में होगी। अगर राइट से काम करने वाला आदमी अपने लेफ्ट हैंड से चाकू का ये वार करता तो चाकू का ये वार दिल को पंचर नहीं कर सकता था, क्योंकि वार इतना भरपूर था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मकतूल को कत्ल करने के लिए इस चाकू का वार किसी लेफ्ट हैंडेड ने ही किया है। That's all, Your Honor. Your witness, please. आप जा सकते हैं डॉक्टर भट्टाचार्य। मगर मैं अदालत से सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे फाजिल दोस्त अदालत को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, योर ऑनर। फ्रेश एविडेंस के तौर पर जो ये दूर की कड़ी ढूंढकर लाए हैं, उसके बारे में मैं अपने फाजिल दोस्त को सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे क्रिकेट के कितने ही नामवर खिलाड़ी दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं और बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं। इसलिए ऑनर, एक राइट हैंडेड आदमी भी कत्ल करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकता है, और यह बात तो वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है कि कत्ल चाकू से किया गया था, जो मुल्जिम सतीश खन्ना का है। योर ऑनर, शायद मेरे फाजिल दोस्त ये नहीं जानते कि एक लेफ्ट हैंडर राइट हैंड से भी बैटिंग कर सकता है, क्योंकि बैटिंग करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर एक लेफ्ट हैंडर राइट हैंड से बॉलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि योर ऑनर बॉलिंग उसी हाथ से हो सकती है जिस हाथ में ज्यादा ताकत हो। अब मैं अदालत के सामने सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा योर ऑनर कि पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट डॉक्टर भट्टाचार्य की राय में मकतूल रानी का कातिल यकीनी तौर पर एक लेफ्ट हैंडर है, और यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल लेफ्ट हैंडर